पालमपुर गांव में अशोक और धीरज नाम के दो भाई रहते थे। बड़े भाई अशोक का व्यवसाय बड़ा अच्छा चलता था और वो खूब पैसे कमाता था, जिसका उसकी पत्नी अनुसुईया को बड़ा घमंड था। जबकि धीरज एक मजदूर था और ज्यादा कमाई नहीं कर पाता था, लेकिन उसकी पत्नी ममता बड़े ही सरल स्वभाव की थी। उन दोनों का ही एक पुत्र था। ऐसे ही समय बीता। धीरज की कमाई से अच्छे से घर नहीं चल पाता था, साथ ही वो कुछ समय से बीमार भी रहने लगा। इसलिए ममता ने भी अब काम करने की ठानी। लेकिन तभी उसको पता चला कि उसकी जेठानी को भी एक काम वाली की आवश्यकता है। क्या जेठानी जी को काम वाली की आवश्यकता है? फिर तो मैं उनके घर काम मांगने जरूर जाऊंगी। वैसे भी अगर मैं लोगों की जगह किन्हीं अपनों के घर काम करूंगी तो इससे खानदान की नाक भी नहीं कटेगी। ममता अपनी जेठानी के घर काम मांगने गई। अपनी देवरानी को नीचा दिखाने के लिए उसकी जेठानी ने उसे काम पर रख लिया। अब ममता अपनी जेठानी के घर झाड़ू पोछा बर्तन करने लगी, जिसके बदले में जेठानी उसे अपने फटे पुराने कपड़े, जूठा खाना और महीने के कुछ पैसे दे देती। एक रोज, बड़े दिन हो गए मेरे भाई भाभी और दोस्तों को मेरे यहाँ आए हुए। मैंने नया फ्रिज लिया है, नई गाड़ी ली है और घर भी कितना सुंदर बनवा लिया है। और मेरे नए जेवर, वो भी तो अभी तक किसी ने नहीं देखे हैं। अब कैसे मैं अपने सब रिश्तेदारों को अपनी ये महंगी महंगी चीजें दिखाऊं? जब वो मेरे ये सारे ठाट बाट देखेंगे तभी तो सबसे मेरी बड़ाई करेंगे। लेकिन मैं उन सबको आखिर किस बहाने से यहाँ बुलाऊं? ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और अब श्राद्ध आ जाते हैं। अरे वाह, ये ठीक रहेगा। इस बार मैं सबको श्राद्ध पर अपने घर बुलाऊंगी। ऐसे में श्राद्ध पर खाना खिलाने की फॉर्मेलिटी भी पूरी हो जाएगी और मैं सबको अपनी महंगी महंगी चीजें भी दिखा दूंगी। फिर एक रोज उसने अपने पति से इस बारे में बात की। देखो अनुसुईया, ये सब बेकार की बात है। इन सब से कुछ नहीं होता। अरे भला मरे हुए को खाना खिलाकर भला क्या फायदा? अरे आप समझ नहीं रहे। हमें हमारी शान दिखाने का ये उचित अवसर मिला है और आप चिंता मत कीजिए। मैं ममता को कह दूंगी, वो और मैं मिलकर सब तैयारी कर लेंगी। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। अब अनुसुईया सभी तैयारियों में लग गई और उसने अपने सभी रिश्तेदारों को फोन करके श्राद्ध पर आने के लिए निमंत्रण भेज दिया। साथ ही अपने लिए नई साड़ी और गहने भी ले लिए। फिर श्राद्ध से 2 दिन पहले, अरे ममता, परसों हमारी सास ससुर जी का श्राद्ध है, तो तुम सुबह जल्दी आ जाना। काफी तरह के पकवान बनेंगे। वो मेरे कुछ मेहमान भी आएंगे, इसलिए समय पर आ जाना। और हाँ, भोजन में इमरती, दही भल्ले, पूड़ी, मटर पनीर, छोले, खीर सब बनाकर तैयार कर लेना। लेकिन हाँ, सुबह नहा धोकर ही आना, क्योंकि ये सब पकवान नहाकर ही पकाए जाते हैं। अच्छी बात है जेठानी जी, मैं जल्दी आ जाऊंगी। फिर श्राद्ध वाले दिन ममता सुबह जल्दी उठकर नहाकर अपनी जेठानी के घर आ गई और तरह तरह के पकवान उसने बना दिए। साथ ही बाकी घर का काम भी निपटा दिया। वो सुबह से भूखी थी, लेकिन फिर भी वो खुश थी कि उसने पितरों के लिए भोजन तैयार कर दिया। फिर काम निपटा कर जाने लगी तो उसकी जेठानी उसे रात का ठंडा भोजन देने लगी। जेठानी जी, आज आप मुझे ये ठंडा भोजन मत दीजिए। आज आप मुझे थोड़ा तेल, आटा और गुड़ दे दीजिए। आज मैं भी श्राद्ध पर हलवा पूड़ी और पुए बनाकर माँ बाबूजी को भोग लगाना चाहती हूँ। अरे लेना है तो ये ठंडा बासी भोजन ले जा। तेरे नसीब में यही खाना लिखा है, समझी? और तुझे देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। ममता उदास होकर घर लौट आई। रास्ते में उसे लाला की दुकान दिखी। लाला, मुझे 1 किलो आटा, थोड़ा गुड़ और थोड़ा तेल दे दो। जैसे ही पैसे मिलेंगे मैं लौटा दूंगी। तू पहले अपना पुराना बकाया तो चुका, उसके बाद ही मैं तुझे आगे का सामान दूंगा, समझी? ममता उदास होकर घर लौट आई। फिर आखिर में उसे एक डब्बा दिखाई दिया जिसमें थोड़ा सा गुड़ पड़ा हुआ था। तब ममता ने तैयारी शुरू कर दी। ऐसे ही दोपहर हो गई। पितरी धरती लोग पर आए। अरे वाह ननद जी, आपका ये सोने का सेट और ये साड़ी तो कमाल ही लग रही है। हाँ, वो इन्होंने बनवा दी और नई गाड़ी भी ली है। वाह भाई, ऐश है तेरी। इन सब बातों में अनुसुईया पितरों को भोग लगाए बिना ही सबको खाना परोस देती है, जिससे वो भोजन जूठा हो जाता है। भाभी, ये लो खीर तो खाओ। पितरे निराश होकर वहां से चले जाते हैं। उधर ममता अंगीरा पर गुड़ रखती है और कुछ बड़े हुए गुड़ को पानी में डालकर मीठा पानी बना देती है, जबकि वो सब खुद भूखे प्यासे। पितरों ने देखा उनका छोटा बेटा बिस्तर पर बीमार पड़ा है और उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी बहू ने उनके लिए गुड़ अंगीरे पर लगा रखा है। साथ ही उनके लिए मीठा पानी भी रखा है, जिसे पीकर वो तृप्त होकर वहां से चले गए। कुछ देर बाद सभी पितरी नदी किनारे इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ मिले भोजन की तारीफ करने लगे। लेकिन अशोक और सुधीर के माता पिता एक दूसरे से बात करते हुए, बड़े बेटे बहू से मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं। हाँ, मुझे भी। लेकिन अगर आज मेरा छोटा बेटा समर्थ होता, उसके पास धन दौलत होती,
तो वो हमें तरह तरह के भोग अवश्य लगाता। ये सोचकर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराते हैं। उधर जब ममता का बेटा भूख बर्दाश्त नहीं कर पाता तो वो अपनी माँ से जिद करता है, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, अब और भूख बर्दाश्त नहीं होती। अब मैं क्या करूं बेटा, बाहर आंगन में मटका रखा है, उसमें एक बासी रोटी थी, 4 दिन पुरानी, उसमें चींटी लग गई थी, उसे झाड़ कर खा ले। बेचारा बंटू बुरा सा मुंह बनाते हुए वहां से चला जाता है। जब वो बाहर आया तो उसने देखा कि मटका तो सोने के बिस्किट से भरा पड़ा है। ये देख वो हैरान रह जाता है। माँ माँ, बाहर तो मटके में सोने के बिस्किट। ओफो, लगता है भूख के मारे इसका दिमाग खराब हो गया है, कुछ भी बोले जा रहा है। ममता बाहर आंगन में आती है तो देखती है कि सचमुच वहां रखा मटका सोने के बिस्किट से भरा पड़ा है। ये देख वो हैरान रह गई। इस तरह वो काफी अमीर हो गई थी, साथ ही धीरज भी पूरी तरह ठीक हो गया। दूसरी तरफ अब अशोक को काम में घाटा होने लगा और अब उनके पास इतने पैसे नहीं रह गए। लेकिन इतने पैसे आने के बाद भी धीरज और उसकी पत्नी में जरा भी घमंड नहीं आया। 1 साल बाद जब फिर से श्राद्ध आए तो ममता ने तरह तरह के पकवान बनाकर तैयार कर दिए और खूब खुशी खुशी अपने पितरों को भोग लगाया। साथ ही ब्राह्मण और पंडितों को भी खाना खिलाया और दक्षिणा भी दी। साथ ही अपने जेठ जेठानी को भी भोजन करवाया। ये सब देख पितरी बहुत खुश हुए और उनको ढेरों आशीर्वाद देकर चले गए।